हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम नेताजी का चश्मा, ये जो चैप्टर है ये लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जानते हैं। तो देखिए, स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है सन 1947 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, में हुआ था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का जो बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, यानी कि इन्होंने अपने जीवन के अधिकतर जो समय है व्यतीत किया है राजस्थान में। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इनका निधन सन 2019 में हुआ है, यानी अभी लेटेस्ट ही इनका निधन हुआ है, आज से लगभग 5-6 साल पहले। ठीक है। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की जो कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे जो भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम भी देशभक्ति है। ठीक है। देशभक्ति का मीनिंग यहाँ पर देखिए, स्वयं प्रकाश जी ने यहाँ एक ऐसे देशभक्त की चर्चा की है, एक कहानी के माध्यम से वो हमें कुछ बात बता रहे होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो देश के प्रति कैसा भाव रखता है, नेताजी के प्रति उनका क्या भाव है, इसको यहाँ जागर करते हैं। कहते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डरों पर खड़े हैं तभी आप देशभक्त हैं, नहीं। या फिर चारों ओर की जो सीमाएं हैं उस भूभाग को ही हम देश नहीं कहते हैं। देश कहा जाता है, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पशु पक्षियों से और वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मा वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से जो है सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो इस कहानी में जो है यहाँ पर एक नेताजी का चश्मा जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है स्वयं प्रकाश जी हमें बताते हैं कि एक कैप्टन है जो चश्मे वाला है, वो अपने तरीके से जो है देश के प्रति उसका क्या समर्पण भाव है, नेताजी के प्रति वो कितना प्रेम। देखिए, एक देश स्वतंत्रता संग्रामी के प्रति जो है एक प्रेम भाव रखना, एक सम्मान भाव रखना, ये भी जो है एक तरह से देशभक्ति का ही जो है ये एक तरह का लक्षण है कि वो अपने देश के प्रति जो है, अपने देश के प्रति उसका क्या है, देशभक्ति है, उसके प्रति प्रेम है, उसके प्रति उसका समर्पण है। तो इसी के माध्यम से वो यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम शुरू करते हैं नेताजी का चश्मा। आइए, कहते हैं हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान। और तो हालदार साहब थे जो कि हर 15वें दिन में, यानी 2 सप्ताह के बाद 15 दिन, ठीक है, कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब किस कस्बे से, आइए उस कस्बे के बारे में जानेंगे। कस्बा तो बहुत बड़ा नहीं था,
जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। तो देखो कस्बा भी कैसा था, वो बहुत बड़ा नहीं था। जिसे हम पक्का मकान कहते हैं वैसे कुछ ही मकान वहां पर थे। जिसे बाजार कहा जा सके वैसे कुछ ही बाजार वहां पर, एक ही वहां बाजार था। कस्बे में एक लड़के का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। तो ये जो कस्बा था इसमें एक लड़कियों का और गर्ल्स का और एक बॉयज का स्कूल था, अलग अलग। ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं था, बहुत इसमें जो है पक्की मकानें नहीं थी, बहुत ज्यादा इसमें सड़कें नहीं थी, और बाजार भी एक ही था। तो इस प्रकार का ये कस्बा था। तो यहाँ पर कहते हैं जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही वहां बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती। तो देखो उस कस्बे में कुछ जो है, एक छोटा सा कारखाना था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था। तो देखिए कस्बे की जो खासियत है, क्या क्या चीजें इसमें थी। इसमें जो है एक लड़कों का स्कूल था, दूसरा लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, तो ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो जो है नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। तो नगर पालिका का काम होता ही ऐसा है, तो वो जो है कुछ ना कुछ करती रहती। तो इस तरह के काम यहाँ पर करवाए जाते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब क्या हुआ, इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा, उसने शहर के मुख्य बाजार, क्योंकि एक ही बाजार यहाँ पर था, मुख्य बाजार के भी मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। देखो ये जो कहानी यहाँ पर पूरी है उसी संगमरमर की प्रतिमा के बारे में ये कहानी यहाँ पर है, बल्कि उस पूरी प्रतिमा के बारे में भी नहीं, उसमें भी एक छोटे से हिस्से, उस प्रतिमा के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब क्या कहते हैं, ज्यादा कुछ तो हमें पता है नहीं है क्या हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण, या तो इनको जो है बहुत जानकारी नहीं होगी कि अच्छे मूर्तिकार कौन है, किससे बनवाना है, और हो सकता है कि अच्छी मूर्तिकार की जानकारी हो लेकिन जो मूर्ति की जो लागत है वो अनुमान और उपलब्ध बजट से जो है कहीं बहुत ज्यादा हो, इस वजह से उसे जो है नहीं बुलाया गया होगा, के कारण काफी उहापोह हुई होगी और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी समय जो है ऐसे ही कुछ गया होगा कि भाई अच्छे कलाकार बुलाएंगे तो उसके लिए तो अच्छे पैसे चाहिए होंगे, और अच्छे पैसे चाहिए तो फिर बजट आगे बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इसी उहापोह में चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा क्या, समय, काफी समय जो है इसी में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियां भी किसी स्थानीय कलाकार को ही जो है अवसर देने का निर्णय लिया होगा। अब जो है शासन से अधिक जो है अवधि आई होगी, भाई इतने समय में जो है आपको यहाँ पर नेताजी का एक जो है संगमरमर की मूर्ति बनवानी है, मूर्ति लगवानी है, ठीक है ना। तो अब जो है समय समाप्त होने वाला होगा, तो शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय कि भैया आप बड़े मूर्तिकार को तो बुला नहीं सकते, उसमें तो टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं, स्थानीय जो कलाकार है उन्हीं में से किसी एक को बुला करके इसको मूर्ति को बनवा लिया जाए, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर
मान लीजिए मोतीलाल जी, अब यहाँ पर वो जो है एक इमेजिन कर रहे हैं कि मान लीजिए कि इसी कस्बे के किसी इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को ही जो है यहाँ पर, जैसे कि उनका नाम कोई मोतीलाल होगा, को ही जो है यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला दे। अब उसको जो है कोई ऐसा ही व्यक्ति जो है ढूंढा गया होगा जो ये विश्वास दिला दे कि भाई महीने भर में हम इस मूर्ति को बना करके यहाँ पर रख देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी, जिसे कहते हैं ब्रस्ट, और सुंदर भी थी। नेताजी जो हैं सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम पूछे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से वह सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी कि जो मूर्ति थी वो काफी अच्छी बनी हुई थी, मूर्ति सुंदर थी, नेताजी जो है अच्छे लग रहे थे, और कोई 2 फुट की वो मूर्ति होगी, वो सुंदर भी लग रहे थे, नेताजी लग रहे थे, कुछ मालूम होता था कि वो मासूम भी लगते थे और कमसीन भी लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लगता है ना कि नेताजी को देख करके दिल्ली चलो इन्होंने भाषणबाजी नारेबाजी की थी, ये जो है इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह के जो है वगैरह वगैरह याद आने लगते थे। यानी कि मूर्ति हूबहू नेताजी की तरह ही ये बनी हुई थी। इस दृष्टि से ये एक सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी कि एक अच्छा प्रयास था। मूर्ति बहुत अच्छी बनी हुई थी, केवल एक चीज की कसर थी उसमें जो देखते ही खटकती थी, लेकिन इस मूर्ति में जो है एक चीज की कमी थी, और कमी भी ऐसे कि देखते ही वो खटकती थी। अब वो कमी क्या थी, ठीक है, तो ये जो है इस दृष्टि से तो बड़ी, तब इसमें जो है एक चीज की कमी थी, नेताजी की आंखों पर जो चश्मा था वो नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा और काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मूर्ति सभी दृष्टि में बहुत अच्छी थी, सराहनीय था। मूर्ति को देख करके जो है वो फौजी वर्दी में थे नेताजी, मूर्ति को देख करके सीधे जो है नेताजी का जो है आभास होता था कि जैसे नेताजी ही हो। लेकिन इस मूर्ति में एक कमी थी। कमी क्या थी, उनके आंखों पर चश्मा नहीं था, और चश्मा था भी तो एक काला चौड़ा फ्रेम जो है सचमुच का चश्मा था, क्योंकि मूर्ति संगमरमर की बनी थी, तो चश्मा जो है इस पर संगमरमर का नहीं था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी उनकी नजर जो है इस तरफ पहुंची। उन्होंने देखा कि मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी है और इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो है ये मूर्ति पर चश्मा नहीं है, यानी संगमरमर का चश्मा नहीं है। तो उन्होंने जब ये पहली बार यहाँ आए, पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी इसको जो है उन्होंने की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, और उन्होंने क्या देखा, उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो उनके मुख पर जो है एक मुस्कुराहट सी आई कि भाई कैसी मूर्ति बनाई है, मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन चश्मा जो है उस पर सचमुच का पहना दिया। तो क्या कहा उन्होंने, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और लेकिन चश्मा जो है रियल का। जीप कस्बा छोड़ करके आगे बढ़ गई। तब तक भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अब ये वहां से पान खाने तो रुके थे, इनकी जो जीप थी वो वहां से बाहर निकल गई, यानी अब वो कस्बे उस जीप में बैठ करके उस कस्बे से बाहर चले गए। लेकिन हवलदार साहब अभी भी उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर निकले कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय भी ही कहा जाना चाहिए। तो उन्होंने जो है इस मूर्ति के बारे में वो सोचते रहे। पहले तो उन्हें जो है थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन फिर उन्होंने जो है अंत में निष्कर्ष पर वो निकले, यहाँ के जो नागरिक हैं ये प्रयास जो है एक सराहनीय कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भाव का है, वरना तो
देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीजें होती जा रही है। तो कहते हैं कि भाई मूर्ति के रंग रूप और उसका कद का नहीं है, बल्कि उस भाव का है कि अगर संगमरमर का चश्मा नहीं है तो फिर भी जो है नेताजी को चश्मा पहना रखा है। तो इस भाव का जो है देख करके देशभक्ति भी आजकल जो है मजाक की चीज जो है होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, अब हुआ क्या, वो हर 15 दिन में वहां पर जाते थे, जैसा कि उन्होंने शुरू में ही कहा कि वो हर 15 दिन में अपने कारोबार के सिलसिले में उस रास्ते से जाते थे। तो जब वो दूसरी बार आए तो हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो अब जो है, क्योंकि उस मूर्ति को उन्होंने लक्षित पहले ही किया था, अब देखो जिस चीज पर आपकी सीधे नजर पड़ती है और आप उसके किसी खोट को या किसी कमी को या किसी आपको कोई चीज अच्छी भी लगती है तो वहां आप दोबारा नजर जरूर डालोगे। अगर आप उस रास्ते जा रहे हो तो आपकी नजर सबसे पहले वहीं पड़ेगी। तो हवलदार साहब भी जब दूसरी बार इधर से आए इस कस्बे से तो उस मूर्ति को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आई, लेकिन इस बार उनको उस मूर्ति में थोड़ा सा जो है अलग नजर आया। तो उन्होंने क्या देखा, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो अब उन्होंने क्या देखा, क्योंकि पहले वो चश्मे पर ही ज्यादा गौर कर चुके थे, तो वो क्या देखते हैं कि पहले तो चश्मा दूसरा था और अब जो है चश्मा दूसरा है, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, तो वो जो है बहुत सोच विचार करने लग गए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, हर बार जो है अलग चश्मा क्यों है। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब ये क्या सोचते हैं कि भाई ये आइडिया भी बढ़िया है कि भाई मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा जरूर बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, अब क्या देखा, हवलदार साहब क्या देखते हैं कि तीसरी बार जब वो उधर से गए तो तीसरी बार फिर एक नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार चश्मे से गुजरते समय, उस कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हवलदार साहब की जो है अब आदत पड़ गई थी कि हर बार जो है, अब उनको तो यही लगा कि भाई जानबूझ करके इस मूर्ति को जो है चश्मा पहनाया जा रहा है। तो अब जो है तीसरी बार भी उनको आदत पड़ गई थी। अब उन्होंने जो है एक रूटीन बन गया था कि पान खाना है या मूर्ति की तरफ देखना है, देखते थे कि हर बार इस बार जो है कैसा चश्मा पहना है, अगली बार कैसा चश्मा पहना है। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, यानी कि उनके मन में जो है ये विचार जो है बहुत तीव्र जो है, अनेक प्रकार की जो है प्रश्न उनके मन में जो है उठ रहे थे कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उसके विचार हैं, क्यों वो ऐसा कर रहा है। तो पान वाले से ही पूछ लिया। तो जहां वो पान खाते थे और जहां से वो नेताजी के उस मूर्ति को देखते थे, तो अब जो है उनके मन में जो है ये विचार बहुत ज्यादा उठ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है पान वाले से ही पूछ डाला, उन्होंने पान वाले से ही पूछ डाला। क्या कहा, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे ये जो नेताजी यहाँ लगे हुए हैं इनका चश्मा कैसे बदल जाता है। अब जो पान वाला था, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। तो जो पान वाला था उसने अपने मुंह में भी बहुत सारा पान जो है ठुस रखा था, यानी उसने मुंह में पान डाला हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। अब उसकी भी यहाँ पर कुछ विशेषता थी। कैसा आदमी था वो, एक काला सा था, मोटा था और खुश मिजाज था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, वो हंसने लग गया। उसकी तोंद जो है थिरकती, अब वो मोटा था तो उसकी तोंद थिरकने लग गई। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल और काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला। उसने फिर बता दिया, नीचे पान थूका और क्या कहा, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो हवलदार क्या करता है, हवलदार साहब जो है समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। तो पान वाले ने अब हवलदार साहब को बताया कि ये जो मूर्ति पर चश्मा चेंज करता है कौन, ये करता है कैप्टन पान वाला, सॉरी कैप्टन चश्मे वाला।
तब जो है हवलदार साहब ने पूछा भाई क्या करता है, तो चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने उन्हें समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? अब हवलदार साहब कहते हैं भाई क्या मतलब है, क्यों वो चश्मे जो है बार बार चेंज करता है। ठीक है, तो हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो। अब क्या कह रहा है पान वाला? पान वाला कह रहा है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब पान वाला क्या कह रहा है कि कोई ग्राहक आ गया है, कोई कस्टमर आ गया है, और उस कस्टमर को हूबहू वैसा ही चश्मा चाहिए जैसा कि नेताजी को जैसा पहनाया हुआ है। तो वो कहाँ से लाएगा? तो इसलिए वो क्या करता है, वो नेताजी के उस मूर्ति से चश्मा निकालता है और उसमें दूसरा चश्मा लगा देता है। ठीक है, उसमें वो दूसरा चश्मा लगा देता है। तो अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब जो है हवलदार साहब को बातें अब कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मा वाला है जो कि क्या करता है, जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी जरूरत होती है जैसी कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन जो है उसे क्या कर देता है, कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा चश्मा जो है फ्रेम संभवतः नेताजी से वो, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वो जो है नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो अब जो है हवलदार साहब पूछते हैं कि अब उनको ये बात तो समझ में आ गई कि एक ऐसा व्यक्ति है जो चश्मे बेचता है, और चश्मे बेचते बेचते वो क्या करता है, एक चश्मा वो नेताजी को पहना देता है। नेताजी को चश्मा पहनाने के बाद वो जो है, अगर कोई ग्राहक ऐसा आ गया जिसको नेताजी वाला जैसा हूबहू चश्मा चाहिए, तो वो जो है उस चश्मे को उस ग्राहक को दे करके वहां दूसरा चश्मा लगा देता है। अब उन्हें समझ में कुछ आई, लेकिन फिर से हवलदार साहब को पान वाले से कुछ पूछते हैं कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है, यानी कि संगमरमर का, वो गया कहाँ? पान वाला दूसरा पान तब तक जो है मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी और कत्थे की डंडी फेंक। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब उसने बताया कि जिसने भी ये मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने वाला जो मास्टर है, वो जो है इसे बनाना भूल गया। ठीक है, अब पान वाले के लिए यह एक मजेदार जो है बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। तो हवलदार साहब के लिए ये बात जो है चकित और द्रवित करने वाली थी। क्यों थी? यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। अब अभी तक जो हवलदार साहब सोच रहे थे वो उनकी कल्पना थी, वो इमेजिन कर रहे थे कि शायद जो है ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये जो है ठीक, यानी कि वह ठीक ही सोच रहे थे, यानी जो उन्होंने सोचा वही हुआ है। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोती लाल। अब मूर्ति के नीचे जो है क्या लिखा था? मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब जो अभी तक हवलदार साहब सोच रहे थे वही बातें, यानी कि मूर्ति जो है उस कस्बे के एक अध्यापक ने ही, जिसका नाम मोतीलाल था, उसी ने बनाया है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर
पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। तो अब जो है वो फिर से सोचने लगे कि शायद उसने बनाया भी होगा, लेकिन उसे जो है आइडिया ही नहीं आया होगा कि कांच वाला कैसे बनाए, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते जो है कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का जो चश्मा है वो अलग से बनाकर फिट किया होगा और निकल गया होगा। उफ, अब ये बातें जो है हालदार अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इस कैप्टन चश्मे वाले ने जो है ऊपर से एक चश्मा लगाया है, और जिस भी मास्टर ने ये चश्मा बनाया उसने कोशिश तो पूरी की होगी। अब ये बातें यहाँ पर कौन सोच रहे हैं? हालदार साहब। वो क्या सोच रहे हैं कि जो चश्मा वाला है उसने जो है एक तरह से देशभक्ति का काम किया है, क्योंकि उसे नेताजी की ये जो मूर्ति है वो बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती है, और जो बनाने वाला कारीगर था उससे या तो चश्मा बना नहीं होगा, उसने कोशिश की होगी, क्या पता वो टूट गया होगा, क्या पता कुछ बारीक डिजाइन के चक्कर में वो फिर जो है खराब हो गया होगा। तो इस तरह की बातें जो हैं कौन सोच रहा है? ये सोच रहे हैं हालदार साहब। ठीक है, तो अब जो है इसमें ये सारी बातें हालदार साहब को जो है कुछ विचित्र सी लग रही थी, कौतुक भरा लग रहा था। ठीक है, इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष जो है वो नतमस्तक हो गए, और वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक है? तो वो जो है पीछे देखते हैं, और वो जो है इस कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति को देख करके वो नतमस्तक करते हैं, और फिर पूछते हैं कि क्या ये जो है नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। ठीक है, अब आगे हम कल की क्लास में इस पान वाले के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है कौन और क्यों ये ऐसा करता है, इसमें इसका जो है क्या मकसद है, क्यों ये हर बार जो है नेताजी को एक नया चश्मा पहना देता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।